आरसीसी रिकॉर्ड की सीरीज अपना देश अपना कानून यानी स्वदेशी कानून सीरीज की 16वीं कड़ी काले कानून और सुनहरे कानून ब्लैक लॉ एंड गोल्डन लॉ में मैं इंद्रजीत चावला आपका स्वागत करता हूं। अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो राज करो, उसी नीति के तहत उन्होंने भारत में बहुत सी जगह बल का प्रयोग न कर छल का प्रयोग करके लोगों को छला। तो आइए इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। श्री दिलीप जाखड़ जो कि भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, हमें इस बारे में विस्तार से बताएंगे। पिछले काफ़ी समय से 3 केंद्रीय कानूनों का विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ किसान, मजदूर और अन्य कई संगठन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इन कानूनों का पक्ष करते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात की जांच करें कि ये कानून सही हैं या गलत हैं। हमने स्वदेशी कानून सोसाइटी यानी सोल के तत्वाधान में इन कानूनों के बारे में गहराई से विचार विमर्श किया। लोक संसदें आयोजित करके हमने सब वर्गों से बातचीत की, पक्ष और विपक्ष में विचार सुने। आंदोलन के बीच में जाकर भी हमने बातचीत की, जानकारी ली। जनमत संग्रह करके हमने इन कानूनों के पक्ष और विपक्ष में लोगों के मत जाने। हमने पाया कि ये तीनों कानून गलत कानून हैं। इनको काला कानून जो कहा जाता है वो ठीक ही कहा गया है। ये कानून खेती बाड़ी, मंडी और आवश्यक वस्तु कानून के बारे में बनाए गए हैं। इनकी मुख्य धारा 1908 की सीपीसी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसी तर्ज पर है। एक तरीके से कहा जाए तो ये सीपीसी 1908 की अवैध संतान है। अंग्रेजी कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के रचे हुए थे। दुर्भाग्य से अब कई कंपनियां सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं और सरकार उनके लाभ के लिए और जनहित के खिलाफ ये कानून लाई है। इस तरह के आरोप हैं। आइए देखते हैं कि इस बारे में सच्चाई क्या है। सबसे पहला आरोप इन कानूनों के खिलाफ ये लगाया जाता है कि ये संविधान विरोधी हैं। इन्हें अध्यादेश के रूप में जारी किया गया था। अध्यादेश तभी जारी होते हैं जब कोई आपातकाल हो या बहुत अनिवार्य स्थिति हो। इन्हें संसद में बहस के बिना सिर्फ ध्वनि मत से पारित किया गया है। खेती और मंडी के मामले राज्य सूची में है, न कि केंद्रीय सूची में। इसका मतलब ये है कि राज्यों को इन मामलों में कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में फूड ग्रेन का मैटर भी नहीं है। इस लिहाज से केंद्रीय कानून को इस नज़र से देखें तो केंद्रीय सरकार इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती, और अगर बनाती भी है तो संविधान के अनुसार राज्यों से राय लेकर और उनको संशोधन करने का अधिकार देकर ये कानून लागू किए जा सकते हैं। ऐसे आरोप हैं कि राज्यों को इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए हैं। चोरी हो ही नहीं, इसके बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर को नहीं चोर की माँ को पकड़ो। जिस सीपीसी के अनुसार ये कानून बनाए गए हैं, हमारी सोसाइटी की ये मांग है कि सीपीसी 1908, आईपीसी 1860 और इस तरह के सब उपनिवेशी कानूनों को समाप्त करके उनकी जगह जनहित के कानून बनाए जाएं। लेकिन उनको खत्म करना तो दूर, उन्हें और मजबूत किया गया है और उन्हीं की तर्ज पर ये कानून थोपे गए हैं। उल्टा अर्थशास्त्र माल्थस ने चलाया था। मिस्टर माल्थस ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर थे। उससे पहले वो गरीबों को राहत देने की पॉलिसी की वकालत करते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में आते ही उन्होंने अपनी सोच बदल दी और ये घोषणा की कि अकाल राहत और इस तरह की पॉलिसी सरकारों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के प्रकृति के उपाय हैं जिनमें बीमारी, महामारी और गरीबी जैसे उपाय प्रकृति करती है, और सरकारों को चाहिए कि प्रकृति के काम में रोड़े न बने। ये बड़ा अजीब सिद्धांत था। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी राज ने 101 देशों और उपनिवेशों पर अपना कब्जा जमा रखा था। उन्होंने माल्थस की इस थ्योरी को अपने उपनिवेशों में लागू किया, जिनमें भारत भी एक था। हमने अपनी सोसाइटी के तत्वाधान में जन कानूनों का मसौदा तैयार किया है। राजस्थान के हर ज़िले में लोगों से विचार विमर्श किया गया है। इनमें हर वर्ग के लोगों से बातचीत की गई है। इतना ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी कई राज्यों में चर्चा की गई है। इस मसौदे को हमने लोक संसदों में और मीडिया के दूसरे साधनों से जारी किया है। बहुत से लोगों तक हमने इसे पहुंचाया है, उनकी राय मांगी है और 3 बार संशोधन करके 5वीं लोक संसद में इस मसौदे को जनता के सब लोगों ने मंजूर किया। राजस्थान सरकार को हमने इसे पेश किया है और हमने मांग की है संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राज्य सरकार इसको पास करे। राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिलने के बाद ये राजस्थान राज्य में लागू किया जा सकता है।
ऐसी हमारी मांग है। इन तीनों कानूनों में पहला है कृषि करार यानी फार्मिंग एग्रीमेंट से संबंधित कानून। धारा 5 में फार्मर को गारंटेड मूल्य देने की बात कही गई है। एक जगह इसको बेस्ट वैल्यू यानी सर्वोत्तम कीमत देने की भी बात कही गई है, लेकिन एमएसपी गारंटी नहीं दी गई है। राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों ने इसके संशोधित कानून पेश किए हैं, उनमें भी सिर्फ स्पॉन्सर के द्वारा एमएसपी गारंटी की बात है, लेकिन सरकारी एजेंसी की खरीद में एमएसपी गारंटी नहीं है। जबकि अच्छा कानून वो होता है जो हर पक्ष पर लागू हो। इस तरीके से ये केंद्रीय कानूनों से बेहतर है, लेकिन ये भी अधूरे न्याय हैं। इसलिए स्वदेशी कानून सोसाइटी ने मसौदा तैयार किया है, जिन्हें हमने सुनहरे कानून का नाम दिया है, और काले कानूनों के बजाय सुनहरे कानून लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं। ये एक जन कानून है जो जनता के हर वर्ग से राय करके प्रस्तावित किए गए हैं। जाखड़ साहब से चर्चा जारी रहेगी। इसी बीच चौधरी सीताराम सिहाग, अध्यक्ष अनाज मंडी परांगण संघ बीकानेर, हमसे जुड़ चुके हैं। उनके विचार सुनते हैं इन कानूनों के बारे में। जय हिंद। कहने को हमारा देश आजाद हो गया है, मगर आज भी हम अंग्रेजों और मुगलों के कानून है उन्हीं के तहत चल रहे हैं। समय की मांग है कि अब इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। न्यायपालिका में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आम आदमी के लिए काफी मुश्किल है, मुचलका, इस्तगासा वगैरह वगैरह। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने के लिए बनाए थे, ना कि हिंदुस्तान के आम नागरिकों के लिए। तो आज के जो कानून है वो आम आदमी की जरूरत के हिसाब से आम आदमी के कानून होने चाहिए। जनता द्वारा जनता के लिए कानून, ना कि किसी शासक के लिए। अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने 3 काले कानूनों का रखे हैं किसानों के लिए। ये तीनों काले कानून किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे। हमने 3 सुनहरे कानून जो रखे हैं व्यवस्था के लिए, वो बहुत ही अत्यंत लाभकारी, किसान, मजदूर, बागवान, सब्जी वाला, राशन वाला, मंडी के आढ़ती व आम आदमी के लिए लाभकारी होंगे। मंडी के अंदर जो आढ़तिया काम करता है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने या जहां भी की गवर्नमेंट है उसने एक तय कर रखा है कि आप वहां सिर्फ कमीशन मात्र 1.75% ले सकते हो, और उसे बिचौलिया करार दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। जबकि पेट्रोल पंप वाला है वो 4% कमीशन ले लेता है, डीजल में 4.25% ले लेता है, वैसे अनेक वस्तुओं में लेता है, मगर उनको कहीं बिचौलिया नहीं कहा जाता। ये सरकार की एक नीति है कि हमें इस चीज को बढ़ावा देने के लिए सामने वाले को बदनाम करना है और इस व्यवस्था को खराब करने के लिए कैसा किया जाए। आप आज उदाहरण लीजिए, इन्होंने कर दिए कानून लगाने के बाद में मंडी के अंदर यदि आप कोई सामान लेके जाते हो तो टैक्स लगता है, लेकिन वही सामान मंडी के बाहर बैठ के यदि आप बेचते हो एक रेडी वाले को, थड़ी वाले को, समझिए वो वहां बैठकर दलाली का काम करता है या आड़त का काम करता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसे मात्र एक पैन कार्ड की आवश्यकता है। तो एक शहर 2 मंडी कैसे चलेगी, एक टैक्स वाली एक बिना टैक्स वाली? सीधी सी बात है, इनका उद्देश्य यही था कि हमें मंडियों को खत्म करना है। और कैसे करें? तो इनको आपस में ही लड़ा के खत्म कर दो। लोग बाहर आ जाएंगे, काम चलेगा सड़कों पर, तो अपने आप ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आम आढ़तियों को और मंडी की व्यवस्था को खत्म करेंगे, किसानों की व्यवस्थाओं को खत्म करेंगे, और फिर इनका प्रहार है वो सीधा किसानों के ऊपर होगा। अब हमारी केंद्र सरकार की नीति ये है कि बाहर की जो बड़ी कंपनियां हैं हमारी कृषि क्षेत्र पर कब्जा कर ले। वो कब्जा कैसे करेगी? मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। मंडी के अंदर आपको निर्धारित कमीशन मिलेगा, और यदि आप बाहर बैठ के काम करो तो 5%, 10% कितने भी लो, आप पर कोई अंकुश नहीं, कोई सरकार के नियम नहीं। अंदर बैठो तो आपको कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बाहर बैठो तो आप सिर्फ मात्र पैन कार्ड से काम कर सकते हो। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें, कभी ई नाम से मंडी की नई कानून व्यवस्था बनाते हैं, कभी और बनाते हैं, लेकिन चुनाव के लिए फंड देते हैं, ना कि आम किसानों की। तो इसके अंदर संशोधन होना ज्यादा जरूरी है। और ये 3 जो कृषि हमारे सुनहरे कानून जो हमने प्रस्तावित किए हैं, ये अति आधुनिक और अच्छे हैं। जय हिंद। धन्यवाद सीताराम सिहाग जी, आपने अपने उत्तम विचार हमारे साथ साझा किए। तो इस मुहिम में आप भी जुड़े, कमेंट करें, अपना नंबर दें। फिर से चर्चा को प्रारंभ करते हैं श्री दिलीप जी जाखड़ से। जिस इंग्लैंड के हम गुलाम रहे हैं, उसी इंग्लैंड में रूल बाय कंसेंट यानी जनता की सहमति से शासन चलाया जाता है। अमेरिका की 50 राज्यों में से 24 में जनता को कानून लागू करवाने और उसे वीटो करने का अधिकार मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि भारत में भी ये परंपरा शुरू हो। एक सवाल ये उठता है कि एमएसपी गारंटी क्यों ज़रूरी है? हम जानते हैं कि नरेगा ने मजदूरों को रोज़गार गारंटी दी हुई है। मंत्री और एमपी रिटायर हो जाएं, हार जाएं, तो भी उनको
गारंटेड पेंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को भी निर्वाह भत्ते की गारंटी दी जाती है, तो किसानों को और बागवानों को उनकी उपज की MSP गारंटी क्यों नहीं दी जाए। गन्ना और टमाटर और इस तरह की फसलें इतनी सस्ती दर पर बिकती है, उत्पादकों को इसमें लाभ नहीं होता और वो बाज़ार में फेंक जाते हैं। हमने अपने मसौदे में बहुत जानकारी करके और ये आंकड़े जुटाए हैं कि भारत में लागत से भी कम मूल्य उत्पादकों को मिलता है। हम अगर पानी की बोतल या माचिस खरीदें तो उसमें भी MRP लिखा होता है। इसका मतलब ये है मिनिमम रिटेल प्राइस, लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी जाती, जबकि MRP की गारंटी है। MRP से ज़्यादा कोई भी दुकानदार या उत्पादक नहीं ले सकता है। ये वैसी बात है जैसे मकान की छत यानी सीलिंग तो बना दी जाए लेकिन नींव नहीं बनाई जाए। खेती की ज़मीन पर सीलिंग लागू है, यानी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा किसान ज़मीन नहीं रख सकता है। सीलिंग यानी छत तब तक टिक ही नहीं सकती जब तक कि नींव नहीं बनाई जाए, और नींव सबसे नीचे की रचना है और इसकी तुलना MSP से कर सकते हैं। इसलिए MSP किसानों, पशुपालकों और बागवानों को देना ज़रूरी है। तो स्पॉन्सर है, अगर वो लोन ले और अपनी शर्तें तोड़ के भाग जाए तो उस लोन पर किसान की या फार्मर की ज़मीन दांव पर लग जाती है। हालांकि उस कानून में लिखा है कि नीलामी नहीं की जाएगी, लेकिन ये भी लिखा है कि एरियर की वसूली CPC की तहत की जाएगी। CPC की धारा 60 में नीलामी का प्रावधान है, जो इतना विवादास्पद है, जिसके बारे में जानकारों ने बहुत आलोचना की है। सर छोटू राम और पंडित सुंदरलाल जैसे अनेक लोगों ने इस प्रावधान की निंदा की है। मुंशी प्रेमचंद ने इस बारे में बहुत लिखा है। आपने मदर इंडिया फिल्म में और ऐसे ही अनेक फिल्मों में ज़मीन की कुर्की के सीन देखे होंगे, अगर देखे नहीं तो सुने जरूर होंगे। इसी प्रावधान के तहत वसूली की कार्रवाई लिखी है, ये न्यायोचित नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं कि धारा 60 CPC और अन्य सभी इसके प्रावधानों को खत्म करके जनहित के कानून बनाए जाएं, जबकि इसमें लोन की वसूली के लिए फिर उसी CPC को माध्यम बना लिया। इन सब कमियों को दूर करते हुए हमने ये प्रस्तावित किया है कि MSP गारंटी दी जाए। उसका उपाय हमने ये लिखा है कि गेहूं की MSP 2000 रुपये तय है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए लाया है, लेकिन सरकारी एजेंसी को टाइम नहीं है या वो नहीं खरीद पा रही है या देरी हो रही है, तो किसान को ये छूट है कि वो प्राइवेट खरीदार को खुले बाजार में बेच सके। बेचने से उसको 1700 रुपये की कीमत मिलती है, तो बाकी बचे हुए 300 रुपये का मूल्य अंतर यानी प्राइस डिफरेंस संबंधित एजेंसी उसको देगी। इसके लिए MSP कमेटी राज्य स्तर और जिला स्तर पर बनाई जाएगी, जो इस सारी व्यवस्था की सुचारू देखरेख करेगी। हमने ये पाया है कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही एक व्यवस्था कुछ दिन लागू की गई थी, लेकिन उसकी लागू करने की प्रक्रिया इतनी लचर थी कि उस वजह से कुछ अनियमितता हुई और एक बहाना लिया गया कि किसान चोर हैं और व्यापारी चोर हैं, और उन्होंने ज़्यादा फसलें दिखाकर और सरकार से ज़्यादा वसूली करने की कोशिश की है और ये व्यवस्था बंद कर दी गई। ये हमें लगता है कि इस तरह की बातें एक चाल के तहत की गई थी, इस प्रक्रिया को बदनाम करके और इसको बंद कर दिया जाए, जबकि हमने इसमें फुल प्रूफ प्रावधान दिए हैं। MSP गारंटी का जो प्रस्ताव हमने दिया है उससे किसानों को घाटा रुकेगा, ये आंदोलन भी बंद हो सकता है। इस तरह के जो विरोध हो रहे हैं अभी शांतिपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में छुटपुट हिंसा की वारदातें होती है। आदिवासियों और किसानों के विद्रोह कई बार खतरनाक रूप ले लेते हैं। आदिवासियों में तो ऐसी परंपरा है कि जब भी वो विरोध करते हैं तो तीर कमान लेके सड़कें बंद कर देते हैं और शहरों को घेर लेते हैं। इतनी बड़ी तादाद में किसान जो इकट्ठा हैं, अगर वो हिंसा पर उतारू हो जाएं तो ये कानून व्यवस्था और समाज के लिए बड़ी दुखदायी स्थिति होगी। इन सब को रोकने के लिए MSP गारंटी का जो प्रावधान हमने दिया है वो हमारे विचार में लागू होना चाहिए। इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अभी FCI के पास न तो खरीदने के इतने साधन हैं, न बारदाना है, न बेचने के साधन है, तो जो खरीद हो जाती है वो उनके गोदामों में पड़ी रहती है। 60 लाख टन गेहूं और चावल FCI के गोदामों में सड़ चुका है। FCI इससे बचने के लिए राशन की दुकानों और स्कूलों में पोषाहार योजना में इस अनाज को बेचती है। इस तरह की बातें सामने आई हैं। गरीब आदमी इसलिए ये अनाज ले लेता है क्योंकि उसको सस्ता मिलता है, लेकिन ये गरीब लोगों और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। MSP गारंटी की जो हमने मूल्य अंतर योजना दी है उसमें इस खिलवाड़ को रोका जा सकेगा। हर इलाके में कुछ लोकल फसलें होती हैं जो बहुत पोषक होती हैं, उन फसलों का भी विस्तार इससे होगा। एक और फ़ायदा
जो मेरे विचार में बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर कोई किसान या व्यापारी गलत तरीके से बढ़ी हुई MSP लेने की कोशिश करेगा तो उसके लिए इसमें फुल प्रूफ प्रावधान है। सिर्फ ये शक करना कि अगर पिछले साल से ज़्यादा उपज कोई किसान लाया है तो वो उसमें ज़रूर कोई ठगी है, इस तरह की आशंका भी सही नहीं। हो सकता है उस किसान ने बहुत मेहनत की हो, अच्छी खाद पानी और रखवाली करके अपनी उपज बढ़ाई हो। हमने ये प्रावधान दिया है कि दंड के साथ साथ इसमें इनाम का भी प्रावधान होगा, जो हिंदुस्तान में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। अब तक दंड का मतलब सिर्फ डंडा चलाना है और राज का अर्थ ये माना जाता है कि राज सिर्फ जनता पर डंडा चलाने का अधिकार रखती है। हमने पहली बार इसमें ये कहा है कि कोई उत्पादक, चाहे वो बागवान हो या किसान हो, अगर पिछले सालों से ज़्यादा उपज करता है तो उसको इनाम भी दिया जाएगा। दूसरा कानून है व्यापार वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। उसमें व्यापार क्षेत्र की जो परिभाषा दी गई है उसमें मंडी से बाहर साइलों पर यानी गोदाम में, कोल्ड स्टोर पर और ऐसी जगहों पर व्यापार विनिमय करने को छूट दी गई है, लेकिन दुर्भाग्य से मंडी शब्द उसमें कहीं नहीं। ये वैसी ही बात है, हॉस्पिटल में अगर किसी को ऑपरेशन कराना हो तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हॉल में ही जाना पड़ेगा, बाहर सड़क पर या सब्जी मंडी में ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह मंडी ही प्रॉपर जगह है खेतीबाड़ी के खरीद फरोख्त के लिए, न कि सड़कें और गोदाम और ये सब। व्यापारी की परिभाषा भी इसमें बड़ी मज़ेदार दी गई है। सिर्फ पैन कार्ड जिसके पास है वो खुद या किसी और कंपनी के लिए व्यापार कर सकता है। इसमें न तो बैंक गारंटी मांगी गई है, न उसकी पहचान पत्र, न रजिस्टर्ड करना प्रावधान है, जबकि पुरानी जो मंडी समिति की सिस्टम है उसमें ये सब प्रावधान मौजूद हैं। हमने उसी को और मजबूत करने का प्रस्ताव इसमें रखा है। अगर कोई व्यापारी फसल लेके गायब हो जाए और किसान को या उत्पादक को मूल्य नहीं दे तो उसको रोकने के लिए हमने फसल के ले जाने पर रोक लगाने का भी प्रावधान इसमें दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि सिविल कोर्ट की भूमिका खत्म कर दी गई, जबकि हमने ये प्रावधान किया है कि नासिक मॉडल की तरह सिविल प्रक्रिया को न सिर्फ मंडी समिति की कार्रवाई में बढ़ाया जाए बल्कि उसको क्रिमिनल एस्पेक्ट भी दिया जाए। अगर कोई व्यापारी या किसान या कोई भी पक्षकार अगर बदनीयती से काम करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल यानी फौजदारी केस दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। इस कानून की धारा 19 में बड़ा अजीब प्रावधान दिया है कि 3 साल के बाद कोई सुधार और संशोधन इसमें नहीं हो सकता, जबकि सुधार एक सतत प्रक्रिया है, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया जा सकता। सुधार हमेशा उसके दरवाजे खुले होने चाहिए। तीसरा कानून EC एक्ट का है। उसमें जो कंट्रोल ऑर्डर है उसको बहुत ढीला किया गया है, सिर्फ 4 स्थितियों में उसे लागू किया जा सकता है। और जो चौथी स्थिति है वो बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें मूल्य वृद्धि 100% होने पर ही कंट्रोल ऑर्डर जारी किए जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, लेकिन 100% इसमें अगर इस कानून के लागू होने से गिनेंगे तो अब भी नहीं हुए हैं। मूल्य वृद्धि 100% से कम हुई है, लेकिन असली देखें तो बहुत ज़्यादा है, त्राई त्राई मची हुई है। हमने इस तरह के 50% और 100% के कागजी आंकड़ों की बजाय उसमें साक्षित सबूत लेने की, एविडेंस बेस्ड डाटा लेने की बात कही है। जनता के सब वर्गों से बातचीत करके और एविडेंस लेकर कोई भी स्थिति अगर कंट्रोल करने लायक हो तो उसके लिए कंट्रोल ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं, ऐसा हमने प्रावधान किया है। इन 3 कानूनों तक ही हम और हमारी सोसाइटी सीमित नहीं है, इन कानूनों से आगे बढ़ना भी जरूरी है। CPC 1908 की समाप्ति करके उसकी जगह लोकहित के कानून बनाना, जागीरदारी एवोल्यूशन बहुत अच्छा कानून था जो आज़ादी के बाद लागू हुआ, लेकिन जागीरों की माफ़ी और ट्रस्ट और लोकायत के नाम से कई ज़मीनें अब भी दबाई हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसके बारे में बड़ा अच्छा फैसला दिया है, हमारे मसौदे में उसका भी जिक्र है और विस्तार से उस बारे में चर्चा की गई है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मसौदे पर अपनी विचार दें, सुझाव दे के इसको और अच्छा बनाया जाए ताकि एक सचमुच सुनहरा कानून पहली बार हिंदुस्तान में लागू हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। कड़ी दर कड़ी हमसे दर्शकों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ोन के जरिए लगातार दर्शक हमें शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही बहुत से दर्शकों के कुछ सवाल हैं जो आने वाली कड़ियों में श्री दिलीप जी उन सवालों के उत्तर देंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई नई अपडेट्स, नई नई सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।